संभावना ये जताई जा रही है और धमकी भी ये दी जा रही है कि अब विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि रूस की नाटो से छिड़ सकती है सीधी जंग। रूस ने यूक्रेन में नाटो कमांड सेंटर पर दाग दी है मिसाइल। नाटो सेंटर पर गिरी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल मिसाइल के आगे नाकाम हो रहे हैं डिफेंस सिस्टम्स और हमले में कई सैन्य अफसरों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि कमांड सेंटर में तैनात 40 के 40 जवान मारे गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि रूस का अब नेटो को ये ओपन चैलेंज है। कैसे? क्योंकि नेटो कमांड सेंटर पर हमले को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि किंजल मिसाइल से अटैक हुआ है। जमीन के 400 फीट अंदर कमांड सेंटर, जहां अंडरग्राउंड बेस पर यह मिसाइल गिरी है। कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। 40 डेड बॉडीज अभी निकाली जा चुकी हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब समीर किस तरीके से बड़े बड़े सेंटर्स को टारगेट करते हुए ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर लगातार हम चर्चा भी करते आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल सुरभि, और इसके आसार तो लगातार देखिए जताए जा रहे थे कि रूस और नाटो के बीच डायरेक्ट वॉर की शुरुआत हो सकती है। जिस अंदाज में चिंगारियां भड़कती हुई नजर आ रही थीं, इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। तो जो आसार जताए गए थे, क्या अब वो होता हुआ नजर आ रहा है? नाटो को सीधे चुनौती रूस देता हुआ नजर आ रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में नाटो सेंटर। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में नाटो सेंटर्स, यूक्रेन में नाटो का एडवांस ट्रेनिंग सेंटर जो है वहां पर ये हमला किया गया। ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने अहम एरियाज यहां पर हैं। ये सेल्फ प्रोपेल्ड एरिया नजर आ रहा है, आर्टिलरी एरिया नजर आ रहा है, टैंक रेंज आपको नजर आ रही होगी, बीएमपी रेंज, इंजीनियरिंग एरिया, हेडक्वार्टर, शूटिंग रेंज, आर्टिलरी रेंज, आर्टिलरी एरिया, टैक्टिकल ट्रेनिंग एरिया, टैंक एरिया। क्या ये सभी इस वक्त रूस के टारगेट पर हैं? ये बड़ा सवाल है। पोलैंड सीमा पर लवीव के अंदर भी एक ठिकाना है। तो नाटो के जो तमाम अहम सेंटर्स हैं यूक्रेन के अंदर, क्या अब उन पर डायरेक्ट खतरा मंडरा रहा है? पीस कीपिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यहां पर अड्डा है। यूक्रेन नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम का हिस्सा इसे माना जाता है। 390 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका है। 1790 जवानों के रहने की इसमें कैपेसिटी मानी जाती है। 13 मार्च 2022 को रूस की मिसाइल स्ट्राइक यहां पर हुई। मार्च 2022 के रूसी हमले में 35 लोग मारे गए थे। तो अब नाटो के तमाम जो मेन सेंटर्स हैं यूक्रेन में, उसे बनाया जा रहा है निशाना। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं और क्या ये सीधे सीधे नाटो को चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब उसके मेन सेंटर पर हमला किया गया है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ये जंग किस मकाम पर पहुंचती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, खतरा अचानक बहुत बढ़ गया है और ये पहली बार नहीं है। हिस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल है। क्यूबा में जब मिसाइल क्राइसिस हुई थी तो लगा था कि क्यूबा एक बफर रहेगा और अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने नहीं आएंगे, पर वो बहुत खतरनाक दौर से गुजरा। इसी तरह बहुत ही जल्दी रूस और नेटो एक दूसरे से टक्कर में आ सकते हैं इस तरह के अगर एक्शन चलते रहे तो। मुझे लगता है कि रशिया ने एक साफ चेतावनी दी है, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं सो फार एंड नो फर्दर, कि अगर आप आगे कदम उड़ाते हैं, हमारी लाल लकीरों से आगे जाते हैं तो उसका इल्जाम आमने सामने की लड़ाई होगी और जिसका अर्थ तो प्रलय ही हो सकता है। लेकिन इस बीच दो फाड़ तो यहाँ अब नेटो देशों में भी साफ नजर आ रही है कि किस हद तक सहयोग पहुंचाया जाए, क्योंकि इस पूरे एक साल में एक बड़ी आंच पूरे यूरोप पर भी पड़ी है और उसी के तहत वो दो फाड़ हम देख रहे हैं। खेमेबंदी इसमें भी शुरू हो गई। बिल्कुल, अगर आप पब्लिक परसेप्शन देखें तो कई बार तो सड़क पे भी लोग उतरे हैं। मेरे को लगता है कि जर्मनी जैसे एक एग्जांपल है जहां पे ग्राउंड सपोर्ट इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो पुतिन इस पे बेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ग्राउंड सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में कम होगा इस वॉर के लिए। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल से अब नेटो में जिस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है, यूक्रेन को हथियार भेजना भी अब मुश्किल हो गया है। रूस के टारगेट पर हथियारों की डिलीवरी को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि पोलैंड में ही पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से जिस तरीके से सुरक्षा की जा रही है, आज के इस हालात में ये डिप्लॉयमेंट और ये मूवमेंट बहुत मायने रखती है। पोलैंड होकर ही यूक्रेन ये ज्यादातर हथियार पहुंचते हैं। तो देखिए, जो सप्लाई हो रही है डिफेंस सिस्टम्स की,
और साथ साथ इसके अलावा हथियारों के उस पर अब रशिया की निगाह है। रशिया उस चेन को ब्लॉक करना चाहता है जहां से यूक्रेन को मदद पहुंच रही है। इसीलिए लगातार अब नाटो से भी जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब तक इस युद्ध में नाटो खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन नाटो के कमांड सेंटर पर हमला करने के बाद सवाल यह है कि क्या अब नाटो के देश रशिया से आमने सामने भिड़ जाएंगे, यह सवाल उठाया जा रहा है। और देखिए, यूक्रेन को हथियार सप्लाई, नाटो की टेंशन हाई है। पोलैंड में नाटो के सैनिक हाइपर विजिलेंट कहा जा रहा है और साथ ही इसके साथ ही अल्कोहल या कोई भी नशा पूरी तरह से इस सेंटर में बैन है। पोलैंड में 24 घंटे हाई अलर्ट पर जवान है। चारों तरफ से सुरक्षा कवच के बीच हथियार भेजे जा रहे हैं ताकि रशिया उन पर अटैक ना कर सके। किसी भी संभावित हमले पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की नजर है। कोई हमला हुआ तो उस हमले को नाकाम किया जा सके। पोलैंड की धरती पर हमला हुआ तो माना जा रहा है कि रूस से सीधी टक्कर होगी। रूस पर हमले के अलावा नाटो के पास कोई विकल्प नहीं होगा, यह भी माना जा रहा है। और संभावना यह जताई जा रही है, संभावना यह है कि क्या अब नाटो और रशिया आमने सामने आ जाएंगे। डीके पांडे सर, मैं आपसे ही यह जानना चाहूंगा कि इस कमांड सेंटर पर हमले के बाद नाटो देशों का रुख क्या होगा और क्या यह माना जाए कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में अब खुलकर नाटो सामने आएगा? देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। उसका कारण यह है कि कमांड कंट्रोल सेंटर जो कि CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर के सुरक्षा कवच के रूप में था, और उस पर किंजल मिसाइल के अलावा और कोई मिसाइल काम भी नहीं करती, क्योंकि इतनी गहराई में होता है ये सेंटर था जहां पर कि सभी प्रकार के सुविधाएं दी गई थी। वहां पर अगर हमला हो गया तो नाटो की जो रणनीति है उस पर बहुत ज़बरदस्त कुठाराघात हुआ है। अब नाटो जो है तिलमिलाकर निश्चित रूप से ऐसा कदम उठा सकता है जो कि इसी स्टैंडर्ड का हो, इसी लेवल का हो, ताकि संदेश जा सके उनकी सेनाओं को, साथ साथ रूस को भी, कि आपने जो है सीमाएं अब लांघ ली है और हमें उतरना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में ध्यान रहे कि पोलैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इस पूरे समीकरण में। अगर पोलैंड में लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से चार्टर 5 के हिसाब से नाटो के बाकी कंट्रीज में जरूर एक्टिवेट होंगे, लेकिन रशिया को बहुत बड़ा एक गेन मिलेगा। और साथ में विश्व युद्ध के जो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की, उसकी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लंबे वक्त तक चल सकता है यूक्रेन युद्ध, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। यूक्रेन से बातचीत पर क्रेमलिन का यह बयान सामने आया है, बातचीत से कभी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्रेमलिन ने अपना रुख साफ कर दिया है, टारगेट पूरा होने तक मिलिट्री एक्शन नहीं रुकेगा। तो नहीं रुकेंगे व्लादिमीर पुतिन, क्या बोला क्रेमलिन? जरा जल्दी से डाल लेते हैं नजर। बातचीत से टारगेट हासिल नहीं होगा, एक तो यह कहा गया है। मिलिट्री एक्शन से ही लक्ष्य पूरा होगा, शांति समझौते का अब कोई मतलब नहीं। शुरुआत से ही हमारा टारगेट सेट है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मिशन पूरा होने तक ये जंग चलेगी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से। कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, अभी आपने संसद की कार्यवाही देखी, उसमें जिक्र हुआ नाटो का। ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद नाटो वैसे ही पूरी दुनिया में अपनी धमक दिखा रहा है, और ये शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात जो होने वाली है उसमें भी नाटो होगा क्या? देखिए, ये सब अपने अपने जगह पे सही है, और जब युद्ध की बात करें तो हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज की बात करनी पड़ेगी। लड़ाई हो रही है, आप लगातार ये दिखा रहे हो, विषम युद्ध शब्द दिखा रहे हैं हम, और दूसरी तरफ दूसरी बातें कर रहे हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो कुछ रुकता थोड़े ही है। नहीं, सब कुछ नाटो वर्सेस रशिया भी अब हमें सीधे नजर आ रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर नाटो करेंगे क्या? मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कमांड सेंटर पर अटैक के कारण रशिया और नाटो की कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होने वाली है। इसलिए मनीष, लेकिन आप इसमें क्या समझ रहे हैं? जो कमांड सेंटर पर हमला हुआ है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या वो स्थिति बन गई है कि नाटो देश आमने सामने हो जाएंगे रूस के, या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में? मैं इसको कहना चाहूंगा, सामने आएगा। मनीष का रिएक्शन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने खुद कहा कि 3 बार हमने किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है। किंजल मिसाइल के जरिए आप जमीन से अंदर 400 फीट की गहराई पर नाटो के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त करते हैं। 40 बॉडीज मिली है, जिसमें से ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैं, पोलिश सैन्य अधिकारी हैं, अमेरिकन सैन्य अधिकारी हैं। बाकी बॉडीज नहीं निकाली जा सकी है, तो भारी संख्या में वो भी हो सकती है। वैसी स्थिति में नाटो बदला लेना चाहता है, और ठीक इस अटैक के महज 12 घंटे के भीतर नाटो ने पुतिन से चेचन चीफ रमजान कादिरोव की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर। मीटिंग में कादिरोव ने पुतिन को भरोसा दिया है, रूस की जीत तक चेचन फाइटर्स लड़ते रहेंगे, रूस का साथ चेचन आर्मी नहीं छोड़ेगी। तो जिस तरीके से चेचन आर्मी एक बड़ा सहयोग पुतिन को देते आए हैं,
आज के इस हालात में की गई इस मीटिंग और इस भरोसे के संकेत क्या है। हालांकि इस पर चर्चा करने से पहले आपको यह भी हम बता दें कि किस तरीके से अब एक बार फिर से उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन रास्तों को टारगेट किया जा रहा है जिसके तहत आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई किए जा रहे हैं, यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पोलैंड को लेकर भी बातचीत की है और इस बीच इस बात की चर्चा की किस तरीके से बार बार रूस अपनी रणनीति बदलता जा रहा है, लेकिन रूस की जीत तक साथ लड़ने की बात इस वक्त कही जा रही है। किसकी तरफ से? रूस की जीत तक हम साथ लड़ते रहेंगे। जीत की जंग को लेकर ये चेचन के चीफ की तरफ से बड़ा बयान कि चेचन के सभी लोग पुतिन के साथ थे, हैं और रहेंगे। यूक्रेन में सैन्य अभियान जिस तरीके से बेहद जरूरी है, उसके तहत प्रेसिडेंट पुतिन ने जो सोचा उसे पूरा करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है और पुतिन के सभी आदेशों का पूरे तरीके से पालन भी किया जा रहा है। रमजान कादिरोव चेचन चीफ की तरफ से की गई ये बड़ी बात है। हालांकि पुतिन के जिस तरीके से राइट हैंड रमजान कादिरोव हैं, उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपको दे दे। रिपब्लिक ऑफ चेचन्या का ये प्रमुख है, पुतिन का सबसे बड़ा भक्त इन्हें कहा जाता है और नाबालिग बच्चों को युद्ध में भेजने के तहत ये हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पुतिन के लिए जान देने को भी ये हमेशा तैयार रहे हैं। जंग में चेचन फोर्सेस का जिस तरीके से अहम रोल रहा है, उनकी भूमिका को लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं क्योंकि चेचन्या के बजट का 80% रूस की तरफ से जाता है और यूएसएसआर जब टूटा तो चेचन्या स्वतंत्र हुआ, बाद में फिर चेचन्या रूस का ही हिस्सा बन गया। अब युद्ध के इस हालात में इन दोनों की ये मुलाकात क्या बड़े संकेत देती आई है। ये सहयोग कर्नल शुक्ला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसी आधार पर हम हर बार देखते हैं जहां तस्वीरों के जरिए यह पता लग पाता है कि कौन किस हद तक कब्जा करने में कामयाब रहा है। ऐसे में चेचन लड़ाकों का यह सहयोग रूस के लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखता है। बिल्कुल, चेचन लड़ाकों का जो एक अपना सक्षम एक अपना स्ट्रेटजी है जो वो बिल्कुल हटके है और उसको इस्तेमाल करने में पुतिन बिल्कुल उपयोग करेंगे, उसको बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और एक युद्ध चल रहा है जिसमें कि वो अपने युद्ध सैनिकों को फ्रंट लाइन पे जाने से एक तरह से रोकते हैं, उनको पीछे रखते हैं थोड़ा सा और उसके आगे चेचन लड़ाकों को, वैगनर लड़ाकों को आगे करते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एक सपोर्ट मिलेगा उनको और एक चेचन जनता का, चेतन सैन्य संबंध का पूरा जो सहयोग मिलेगा उससे उनको बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल शुक्ला, आपने ठीक कहा। लेकिन मनीष, ये नाटो वर्सेस रशिया की जंग किस मकाम पर आपको पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, ये तो कहा ही जा रहा है कि भाई रूस का सामना 30 देश मिलकर कर रहे हैं, पूरा नाटो जिस तरह से हथियारों से और हर तरह से मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये एक तरह की वॉर तो है ही दोनों के बीच, लेकिन डायरेक्ट वॉर के भी आसार क्या अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है क्या? देखिए, पहले की तुलना में संभावना बढ़ी है। अभी तक दोनों पक्ष का एक ये था, ग्राउंड था, लड़ाई का ग्राउंड था यूक्रेन की टेरिटरी। लेकिन यूक्रेन की टेरिटरी में जब नाटो के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर अटैक हुआ किंजल मिसाइल के जरिए, तो नाटो का पहला रिएक्शन 12 घंटे के अंदर आया कि नाटो के B-52 बमवर्षक विमान को कैलिनिनग्राड में उड़ाया गया। और ठीक उसी समय रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने सुखोई के एडवांस विमानों को कैलिनिनग्राड के ऊपर में उड़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन आमने सामने की लड़ाई को दावत दे सकता है, खास करके तब जबकि कैलिनिनग्राड रूस की टेरिटरी है लेकिन वो पोलैंड के पास या बाल्टिक देशों के बीच में स्थित है। तो वहां से ये शुरुआत हो सकती है और इसलिए सारी ताकत अभी रूस और नाटो ने वहां लगाई। उस सूरत हाल में अगर ऐसा होता है तो क्या रूस के साथ चीन, ईरान और इससे भी आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क आ सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो देखना होगा कि जिनपिंग कितना आगे जाना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूं तो मैंने अपनी आंखों से चीन के हथियार को फ्रंट लाइन पर देखा है। ये अलग बात है कि अमेरिका कह रहे हैं कि हथियार नहीं दिए गए, लेकिन शायद उनको अभी इंफॉर्मेशन लेट से आ रही है। क्योंकि जब पहले राउंड में मैं गया था तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट देखे थे, वर्दियां देखी थी, बाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि हाँ ये मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो उन तमाम ड्रोन्स को देखे हैं जो चीन से आए हुए थे। अब अमेरिका को तय करना है कि किन हथियारों को वो लीथल मानता है, किन हथियारों को नहीं मानता। इस युद्ध में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑफिशियली मदद नहीं की जा रही है। नाटो का कमांड सेंटर है लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है और शायद इसी बात का फायदा उठाएगा। बाइडेन सरकार ने रखा सबसे बड़े डिफेंस बजट का प्रस्ताव, पेंटागन ने रखा $886 बिलियन का डिफेंस बजट प्रस्ताव। नए हथियार खरीदने और डेवलप करने पर अब अमेरिका का फोकस होगा। नए वेपन्स पर $315 बिलियन खर्च करने का अमेरिकी प्लान सामने आया। 5.2% बढ़ेगी अमेरिकी सेना के जवानों की सैलरी। और आप देखिए, दुनिया के सबसे बड़े अगर कहा जाए डिफेंस सौदागरों में है, अगर
तो कहना गलत नहीं होगा और इस बार बजट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। जी हां, एक्सपर्ट्स तो लगातार ये कह ही रहे हैं कि अमेरिका जो चाहता था वो हो गया। जमकर हथियारों की बिक्री हो रही है, उसके दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और सभी देशों में ऐसा लगता है होड़ सी मच गई है हथियार, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की। लेकिन इस बीच अमेरिका का डिफेंस बजट 2024 देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में जबरदस्त इजाफा किया गया है। कुल बजट प्रस्ताव जो है वो 886 बिलियन डॉलर का है। नई खरीदारी के लिए देखिए 170 बिलियन डॉलर रखे गए हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 145 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया है। यूक्रेन के लिए स्पेशल फंड देखिए, इस पर जेलेंस्की की जरूर नजर होगी। 300 मिलियन डॉलर का और फंड यूक्रेन के लिए खास तौर पर रखा गया है। आने वाले वक्त में भी यूक्रेन को हर तरह की मदद जो है वो दी जाएगी। अमेरिका इसे लेकर क्लियर नजर आता है। गोला बारूद के लिए 5.6 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया है। टैक्टिकल मिसाइल 17.3 बिलियन डॉलर का भारी भरकम बजट इसके लिए भी रखा गया है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मिसाइल के लिए 7.3 बिलियन डॉलर और पैसिफिक की तैयारी के लिए 9 बिलियन डॉलर का भारी भरकम बजट रखा गया है। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस पर भी अमेरिका का खासा फोकस नजर आ रहा है। हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए अच्छा खासा बजट है। मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए ज्वाइंट एयर टू सरफेस मिसाइल और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, क्योंकि मिसाइलों के लिए अच्छा खासा बजट रखा गया है। कौन कौन सी मिसाइलों पर खास नजर है अमेरिका की, वो भी हमने आपको दिखाया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। DK पांडे साहब, ये किस तरह से आप इस खबर को समझाने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि एक तरफ यह कहा जाता है कि अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल किया। आज की तारीख में इनडायरेक्टली वो रशिया से जंग भी लड़ रहा है, लेकिन उसकी जमीन का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। जमीन बर्बाद हो रही है यूक्रेन की, उसके हथियार भी बिक रहे हैं और अब डिफेंस बजट में ये भारी भरकम इजाफा क्या कहानी कह रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा और मजेदार चीज़ है, अगर हम सिप्री की रिपोर्ट और ये बजट देखें तो निश्चित रूप से काफ़ी संदेश मिलते हैं कि अमेरिका का क्या रुख होने वाला है आने वाले दिनों में। निश्चित रूप से वो और खुल के और मदद देगा यूक्रेन को, ताकि रशिया के खिलाफ जो है वो और एक्शन ले सके। लेकिन ध्यान रहे कि जो वेस्टर्न एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो ये महाशक्तियां हैं वो अपना बजट या तो ओवर असेस करती हैं या अंडर असेस करती हैं, ताकि उनको एक सामरिक जो मनोबल बढ़ाने में घटाने में काम आ सके। लेकिन उन सबको देखते हुए ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी काफ़ी गैप्स हैं डिफेंस सिस्टम में अमेरिका के, जिसको कि उनको फिल करना है। तभी उन्होंने 170 बिलियन का जो रखा है बजट नए एक्विजिशंस के लिए, वो एक चिंता का विषय है कि वो किस विधा में जाएगा। साथ में जो R&D पे काफ़ी बड़ा एक बजट रखा गया है, तो बताता है कि जो उन्होंने लेसन लर्न किए हैं अभी रशिया यूक्रेन वॉर में, उनके ऊपर उनको सबको एड्रेस किया जाएगा ताकि और उन्नत किस्म के वो माहौल बन सके। ध्यान रहे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टैंक दिए जा रहे हैं वो 10 टैंक, 5 टैंक, 15 टैंक, 20 टैंक, 10-15 टैंकों से युद्ध नहीं जीते जाते। आपको टैंकों की संख्या 250-300 चाहिए। घेराव भी हुआ है, यूक्रेन को दी गई अमेरिका की तरफ से मदद पर भी तो कई बार सवाल उठाए गए हैं। मनीष, बिल्कुल देखिए सुरभि, सबसे पहले तो यह है कि अमेरिका का जो ये इतना बड़ा रक्षा बजट है, इसके बाद एक बात तो तय है, चाहे इस हथियारों का जितना इस्तेमाल हो, कि बाइडेन को 2024 के चुनाव में अब चंदे में दिक्कत नहीं होगी। तमाम जो अमेरिकी हथियार की कंपनियां हैं वो जमकर फंडिंग करेगी, तो जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलने वाला है? बिल्कुल उन्हें मिलने वाला, उन्हें ही मिल ही रहा है। और लेकिन बाइडेन प्रशासन सवालों में आई थी, कब तक ब्लैंक चेक देते रहेंगे, कितनी मदद पहुंचाते रहेंगे और एड के नाम पर कितना करेंगे? चीन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका की क्या टेंशन बढ़ गई है? पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए भी पूरा प्लान तैयार है। अब साइबर टेक्निक पर 13.5 बिलियन डॉलर अमेरिका की तरफ से खर्च करने को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और चीन एक बड़ी टेंशन अमेरिका के लिए बनता हुआ साइबर तकनीक पर देखिए कैसे अमेरिका अपना खर्च बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच चीन उसके लिए बड़ा टेंशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि डिफेंस बजट से अमेरिका का क्या एजेंडा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले, देखिए यूरोप की धरती से रूस की घेराबंदी करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। हाइपरसोनिक रेस में आगे निकलना चाहता है अमेरिका और इसीलिए पैसिफिक में चीन को काउंटर करना उसकी मजबूरी बन चुका है। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करना उसका लक्ष्य है और
पैसिफिक में चीन को काउंटर करना अमेरिका का सबसे बड़ा टास्क है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकना चाहता है अमेरिका। और डिफेंस में साथ साथ बताते चले आपको कि डिफेंस में कई मामलों में वो कई देशों को लीड करना चाहता है। नाटो सहयोगियों को नए हथियार देना चाहता है ताकि यूक्रेन, जिसके दम पर, अमेरिका के दम पर जो यूक्रेन लड़ रहा है, उसको मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी डिफेंस बजट में चीन को वार्निंग दी गई है। पेंटागन ने कहा कि चीन को किसी भी प्रयोग का अंजाम पता होना चाहिए। तनातनी के बीच एयरफोर्स नेवी को और मजबूत करेगा यूएस, और यूएस एयरफोर्स को 2024 में 72 फाइटर जेट्स मिलेंगे। नेवी के लिए 9 नए युद्धपोत अमेरिका खरीदेगा और अपनी ताकत में और इजाफा। और दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार मदद भी जारी रखे हुआ है अमेरिका। तो देखिए, अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो चीन को एक तरह से अल्टीमेटम है कि वो दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है। कितना पैसा वो रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है। और देखिए, अमेरिका का जो चीन का अल्टीमेटम है वो साफ तौर पर कह रहा है कि हम चाहते हैं कि चाइनीज लीडरशिप को हालात का अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका कहां है और आप कहां है। चीन को पता हो कि किसी भी हिमाकत का अंजाम क्या होगा। सीधी धमकी, अपनी क्षमताएं बढ़ाकर किसी भी हमले का मकसद हमारा नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में युद्ध करना पड़े तो जीत अमेरिका की ही होगी। सीधी धमकी, हम बेहतर हो रहे हैं और भविष्य के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि थर्माइट बॉम्ब कैसा होता है और क्या काम करता है। हमारे सहयोगी मनीष झा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जब डोनबास में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनके हाथ थर्माइट बॉम्ब का हिस्सा लग गया था। फिर क्या हुआ, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात कर रहे हैं, और वो तहकीकात है कि आपने वो वीडियो देखा था जब डोनेट्स्क में, डोनबास में आसमान से आग की बारिश हो रही थी। किसी ने कहा फास्फोरस है, किसी ने कहा कुछ और है। तो क्या है ये? देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यही था जो आसमान से गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। कैसे इसमें आग लगती है वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसी का एक टुकड़ा है जो इनके हाथ में है, और इस वक्त उन्होंने गाड़ी से उसको कनेक्ट किया है ताकि इसमें से जब आग निकलेगी तो फिर वो आपको दिखाई देगा कि कैसे इसमें से आग निकलती है। और फिर उसका टेम्परेचर कहा जा रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी कि अगर वो किसी भी जगह पर गया तो फिर वहाँ पर आग लगने के बाद ये वो पार्टिकल हैं जो आसमान से जब गिर रहे थे तो इसमें से ये सब नहीं जल पाए थे। तो उसमें से कुछ को ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जला के आपको दिखाएं कि देखिए कितना खतरनाक होता है ये। और इसी तरह के ये 2 पार्टिकल हैं जो मेरे हाथ में हैं, और अब वो उन्हीं में से एक को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तहकीकात करके हम आपको दिखा रहे हैं कि आसमान से जो शोले बरस रहे थे, आसमान से जो आग की वर्षा आपको देखने को मिल रही थी वो यही थी। और देखिए, और ये देखिए अब हो गया एकदम जैसे लग रहा हो कि दिवाली हो। और देखिए इस वक्त देखिए टीवी 9 पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया हिल गई थी इन तस्वीरों को देखकर। और अभी हमें थोड़ा दूर भी रहना होगा संजीत, थोड़ा सा सावधानी भी रखने हैं और दुनिया भर को बताना भी है। तो देखिए हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखा आपने, और यही है जिसको देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। किसी ने इसे फास्फोरस गैस कहा, किसी ने कुछ कहा। और आप देखिए ये कितना अभी हार्ड है, और इसको देखकर आपको, और इसीलिए हमारे एक साथी ने बताया कि ये 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। तो जब ये ऊपर से गिरता है और नीचे किसी चीज़ में टकराती है तो उस वक्त इससे आग निकल रही होती है। और या फिर नीचे गिरते समय जब आग निकल रही होती है तो वो नीचे गिरकर जहाँ भी गिरती है वहाँ पर आग फैल जाती है। तो इस तरीके से यूक्रेन डोनबास में अपने उन लोगों को जो कभी उनका हिस्सा हुआ करते थे उसे टारगेट कर रहा है। और टीवी 9 भारतवर्ष आपको ये तहकीकात करके दिखा रहा है। उस स्टोरी की तहकीकात है ये जिसे पूरी दुनिया अभी तक अनजान है, जिसके लिए लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये क्या है। तो ये वही है जिसे हमने अभी आपको जलाकर दिखाया, और इसी के को जलाकर यहाँ डोनबास के लोगों को डराया जाता है। डोनबास के लोगों को बताया जाता है कि आप रूस का हिस्सा बने तो आपको भी इसी तरह भस्म कर देंगे। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, पेट्रोवस्की, डोनबास। तो देखिए मनीष झा जब थोड़े दिनों पहले डोनबास में थे तब उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की थी। अग्नि वर्षा होती हुई तस्वीरें तो हमने
सबने देखी जिस तरह से थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, अग्नि वर्षा हुई, लेकिन इस तरह इतने करीब से थर्माइट बॉम्ब कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्माइट बॉम्ब के जो टुकड़े हैं वो हाथ में लेकर रिपोर्टिंग करते हुए आपने पहली बार देखा। मनीष, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।